हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज कर रहे थे। मॉड्यूल 3 ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का थर्ड टॉपिक चल रहा था एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। ये थर्ड टॉपिक का सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोग एग्जिम पॉलिसी का जो बचा हुआ पार्ट है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला टॉपिक इसका है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, ईपीसीज क्या होती हैं, है ना। इनका मीनिंग और इनका इंस्टीट्यूशनल रोल देखेंगे। जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स होती हैं, अपने आप में वो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशनल बॉडीज होती हैं। इनका काम क्या होता है? एक्सपोर्ट प्रमोशन। हमें इसी से पता चल रहा है कि इन्हें एक्सपोर्ट सेक्टर जो है हमारा उसे डेवलप करना है, उसे प्रमोट करना है। तो दीज बॉडीज आर एस्टेब्लिश टू प्रमोट एंड डेवलप एक्सपोर्ट्स, है ना। बट किसका एक्सपोर्ट? स्पेसिफिक कमोडिटीज और सर्विसेज का। वरना तो नॉर्मली कोई भी बॉडी चल जाती है। बट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स की हम लोग या ईपीसीज की बात करते हैं, ये किसी स्पेसिफिक कमोडिटी या सर्विस के लिए उसका एक्सपोर्ट सेक्टर को डेवलप करना है, उसे प्रमोट करना है। ठीक है। और ये गवर्नमेंट और एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी दोनों के बीच में एक इंटरफेस का काम करती है। दे एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी। ये जो काउंसिल्स होते हैं, ये एक तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर काम करती है। ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है। इसके अलावा ये डीजीएफटी के साथ इन्हें कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अलग अलग प्रोविजन है, जो कि कई बार कॉमोडिटी स्पेसिफिक होते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं। तो रेदर देन कि एक्सपोर्टर देखेगा कि उसको कितना कंप्लायंस करना है, उसका कंप्लायंस बर्डन या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन का मतलब, अगर मान लीजिए कोई एक एक्सपोर्टर है, रेदर देन कि वो सिर्फ यही देखे कि उसे क्या क्या गवर्नमेंट कंप्लायंस पूरे करने हैं, उसका फोकस उसके एक्सपोर्ट से डाइवर्ट होगा। तो या आप अपना बिजनेस अच्छे से रन करो, आपको एड करने के लिए हमने ईपीसीज बना दिए। ईपीसीज आर जनरली ऑर्गेनाइज ऑन अ प्रोडक्ट और सेक्टर स्पेसिफिक बेसिस, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। जैसे टेक्सटाइल्स के लिए है, या इंजीनियरिंग गुड्स के लिए है, केमिकल्स, हैंडीक्राफ्ट या सर्विसेज, है ना। तो इससे क्या होगा? जो फोकस अटेंशन है ऑन द नीड्स एंड चैलेंजेस ऑफ द ईच एक्सपोर्ट सेक्टर या ईच एक्सपोर्ट सेगमेंट, उस वहां के चैलेंजेस के लिए, वहां की नीड्स के लिए, वहां पे क्या रिक्वायरमेंट है। एक एक एक्सपोर्टर तो जाके सरकार से बात नहीं करेगा। एक एक सरकार जाके एक एक एक्सपोर्टर से डायरेक्टली बात नहीं करेगी। तो इसलिए ईपीसीज बीच में आती है, दो मतलब गवर्नमेंट और एक्सपोर्टर्स के बीच में एक इंटरफेस बनकर। फंक्शंस इनके क्या है? पहला, पॉलिसी एडवोकेसी एंड रिप्रेजेंटेशन। EPCs plays a crucial role in representing the interest of the exporters before the government by providing feedback on policy issues, suggesting reforms, highlighting sector-specific challenges that require intervention. मार्केट डेवलप करना, प्रमोट करना। तो पहला जो पॉलिसी एडवोकेसी और रिप्रेजेंटेशन की बात करी, जो हमने पढ़ा कि वो एक इंटरफेस है। तो इंटरफेस का क्या काम है? बहुत सारे एक्सपोर्टर्स में से कुछ एक्सपोर्टर्स की एक बॉडी बना दी ईपीसी। वो गवर्नमेंट को जाकर बताएंगे कि हमारे सेक्टर में ये डेवलपमेंट या इस तरह के रिफॉर्म्स की नीड है। दूसरा, मार्केट डेवलपमेंट करना, प्रमोट करना। दे एक्टिवली प्रमोट इंडियन एक्सपोर्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट बाय ऑर्गेनाइजिंग ट्रेड फेयर्स, एग्जीबिशंस, बायर सेलर मीट्स, डेलीगेशंस। तो इस सबसे क्या होता है? जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, उन्हें नए मार्केट मिलते हैं, उनकी ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ती है। डेसिमिनेशन ऑफ ट्रेड इंफॉर्मेशन। EPCs provide exporters with critical information related to global market trend। मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरह की डिमांड है, प्राइसिंग क्या चल रहे हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ये सारे काम जो होते हैं, ट्रेड इंफॉर्मेशन अपने मेंबर्स, जो एक तरह से, जैसे मान लीजिए टेक्सटाइल रिलेटेड कोई ईपीसी है, तो उसके अंडर जितनी भी टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर्स आते हैं, उनको वो इंफॉर्मेशन पहुंचाना। क्योंकि जो बिजनेस कर रहा है, नो डाउट बिजनेस करने वाला पर्सन भी इंफॉर्मेशन रखता है, बट वो हर एक ग्रैनुलर डिटेल नहीं रख पाएगा ना। तो उसके लिए ईपीसीज होती हैं। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सपोर्ट। दे असिस्ट एक्सपोर्टर्स, पर्टिकुलरली एमएसएमई, इन इंप्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी, पैकेजिंग, ब्रांडिंग एंड कंप्लायंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ताकि उनको एक्सपोर्ट रेडीनेस उनकी एनहेंस हो पाए। ठीक। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस इन ट्रेड इकोसिस्टम। ट्रेड इकोसिस्टम में ईपीसीज की इंपॉर्टेंस क्या है? जो ईपीसीज होते हैं, इनका बहुत वाइटल रोल है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो हमने देखा कि जो पॉलिसी फॉर्मुलेट सरकार ने कर दी, उसे ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट भी कराना है। अब इंप्लीमेंट कौन करेंगे? इंप्लीमेंट करने का काम एक्सपोर्टर्स का है। अब सरकार हर एक एक्सपोर्टर के पास नहीं जाएगी। सरकार ने ईपीसीज को बोला, आप अपने एक्सपोर्टर से इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कराओ। So ensuring that exporters are able to effectively utilize the benefits provided under the foreign trade policy, ये काम EPCs को मिल गया। फर्दर, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट पेनिट्रेशन, कैपेसिटी एनहेंसमेंट। तो इंडिया का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है, उसको डेवलप करना, उसको बढ़ाना, ये ईपीसी की इंपॉर्टेंस है ट्रेड इकोसिस्टम में।
अब अगर मान लीजिए आपके पास ईपीसी से रिलेटेड कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है जिसमें 5 नंबर का एक पार्ट आ गया ट्रेड इकोसिस्टम में, इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए आप यहाँ पे ईपीसी को एक्सप्लेन करेंगे, कैसे ईपीसी एक इंटरफेस की तरह काम करता है गवर्नमेंट और एक्सपोर्टर्स के बीच में, ईपीसी कैसे हमारे एक्सपोर्ट मार्केट को डेवलप कर रहा है, ईपीसी के क्या क्या रोल है, आप वो बताते हुए डायरेक्टली ये 2 लाइन लिख देंगे। आपका 5 मार्क्स के लिए अगर आप रफली 200 वर्ड का आंसर बनाएंगे तो आपका बन जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर हम इससे रिलेटेड कोई स्कीम भी डाल देंगे या फिर जो भी ईपीसी से रिलेटेड न्यूज आएगी एग्जाम से कुछ टाइम पहले की वो हम डाल देंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला पार्ट है हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एसईजेड या एसईजीज। एसईजीज क्या होते हैं? कई बार क्या होता है ना, जैसे एक एरिया है नोएडा, ठीक है, नोएडा एक एरिया है दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली एंड गाजियाबाद के पास में पड़ता है। तो नोएडा जो बना है ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बना। कैसे बना? तो देयर वाज अ टाइम जब दिल्ली पे मतलब जॉब सारी दिल्ली में कंसंट्रेटेड थी और दिल्ली के ऊपर बहुत ज्यादा रश आ रहा था। जैसे प्रेजेंटली मुंबई बेंगलुरु का हाल है, लगभग लगभग वैसा से दिल्ली का हाल होता जा रहा था। यूपी के लोग जॉब्स के लिए दिल्ली आ रहे थे, हरियाणा के लोग जॉब्स के लिए दिल्ली आ रहे थे, पंजाब के लोग जॉब्स के लिए दिल्ली आ रहे थे, उत्तराखंड के लोग, हिमाचल के लोग, सब लोग दिल्ली आए जा रहे थे। सरकार को क्या लगा, ऐसे तो दिल्ली की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। भाई लैंड हमारे पास लिमिटेड अवेलेबल है, वाटर रिसोर्सेज लिमिटेड अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड अवेलेबल है एक जगह पर। तो इतना ज्यादा लोड बढ़ गया था कि सरकार को लगा कि कुछ दूसरे एरियाज को डेवलप करना पड़ेगा। अब कहीं पर भी जो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या कुछ बिजनेस पर्सन हैं, रियल एस्टेट वाले हैं, वो लोग अचानक से क्यों चले जाएंगे डेवलप करने के लिए? वो तभी जाएंगे जब उन्हें कुछ वहां पे स्पेशल बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इस तरह के स्पेशल बेनिफिट्स देने के लिए कॉन्सेप्ट आता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का। जैसे वहां पे सब्सिडीज मिलती हैं, गवर्नमेंट प्रमोट करती है, वगैरह वगैरह, टैक्सेशन में बेनिफिट होता है। वो खैर बहुत ज्यादा अलग लेवल का कॉन्सेप्ट है। अभी हम अपने एग्जाम की तरफ आते हैं। तो एसईजेड जो है ये ज्योग्राफिकली डिमार्केटेड एरियाज होते हैं विद इन अ कंट्री दैट आर ट्रीटेड एज फॉरेन टेरिटरीज फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड ऑपरेशन, ड्यूटीज एंड टैरिफ। ठीक है, इसको हल्का सा रब कर देता हूं मैं जरा। ओके, so these are treated as foreign territories for the purpose of trade operation and duties। फॉरेन टेरिटरीज से मतलब कि यहाँ के जो भी ट्रेड से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड, ड्यूटी से रिलेटेड जो भी चार्जेस है वो बाकी हमारे कंट्री में जैसे कहीं पर भी है उसकी तरह नहीं होंगे, यहाँ पे कुछ डिफरेंट होगा। क्यों होगा? विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स एंड अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट। अब इंडिया में जो एसईजीज हैं वो एसईजी एक्ट 2005 के अकॉर्डिंगली गवर्न होते हैं। ये लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देते हैं फॉर दर एस्टेब्लिशमेंट, ऑपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ के की फीचर्स क्या है? पहला, ड्यूटी फ्री एनक्लेव। सबसे इंपॉर्टेंट है ड्यूटी फ्री एनक्लेव। क्या? एसईजीज फंक्शन एज अ ड्यूटी फ्री जोन वेयर गुड्स कैन बी इंपोर्टेड और प्रोक्योर्ड डोमेस्टिकली विदाउट द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज, देयरबाय रिड्यूसिंग इनपुट कॉस्ट फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। ठीक है, सबसे पहली चीज तो यही हो गई। आपको अगर कुछ इंपोर्ट करना है जो आपके एक्सपोर्ट में यूज हो रहा है तो वहां पे आपने क्या करा? आपने ड्यूटी ही हटा दी यहाँ पे। दूसरा इंपॉर्टेंट, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर एंड सिंगल विंडो क्लियरेंस। जो एसईजी फ्रेमवर्क है इट प्रोवाइड्स सिंप्लीफाइड रेगुलेटरी प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म विथ रिड्यूस ब्यूरोक्रेटिक डिलेस एंड फैसिलिटेट फास्टर अप्रूवल फॉर बिजनेसेस। मतलब जो हमारे पास बिजनेसेस को, एक्सपोर्ट्स को जो तरह तरह के अप्रूवल्स चाहिए होते हैं तो यहाँ पे सिंगल विंडो बना दिया है ना। रेगुलेटरी प्रोसीजर यहाँ के लिए सिंप्लीफाई करती है, ये बाकी कंट्री के लिए नहीं है, सिर्फ उन यूनिट्स के लिए जो एसईजी में ऑपरेट कर रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। SEZs are designed to provide world-class infrastructure, including transportation, power, logistics, and communication facilities, thereby attracting both domestic and foreign investments। इसीलिए आप देखिए बेंगलुरु को जब एसईजी में डेवलप किया गया या बेंगलुरु के आसपास का एरिया, वहाँ कितनी ज़्यादा कंपनीज आ गई। गुड़गांव में, नोएडा में, यहाँ कितनी ज़्यादा कंपनीज आ गई। अब चंडीगढ़ डेवलप किया गया प्लांट, एक प्लांट वे में, चंडीगढ़ में, मोहाली में कितनी ज़्यादा कंपनीज आ गई। तो ये जो कंपनीज आ रही है, कंपनीज अपने आप नहीं आ रही हैं, कंपनीज को ल्योर किया जाता है वहां आने के लिए। उन्हें बेनिफिट्स दिखाए जाते हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इस तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे। कंपनीज को लगता है उनकी मैन पावर कम हो जाएगी, जो मतलब कंप्लायंस बर्डन के लिए उनकी मैन पावर थी वो कम हो जाएगी। तरह तरह की उन्हें ड्यूटीज से, टैरिफ से उन्हें फ्री मिलेगा। तो उनके लिए वो एक्स्ट्रा जो कॉस्ट, जो इनपुट कॉस्ट थी वो उनकी कम हो जाएगी। बाकी कंपनीज क्योंकि अपना बिजनेस एक्सपेंड करती हैं तो उन्हें जगह तो चाहिए ही होती है। तो ऐसी चीज में ये फायदा हो जाता है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन होता है। यूनिट्स ऑपरेटिंग विद इन एसईजीज ये प्राइमरली एक्सपोर्ट प्रोडक्शन पर है। एक्सपोर्ट
सिर्फ और सिर्फ गुड्स का नहीं है, एक्सपोर्ट सर्विसेज का भी है। देखिए जहां पर भी आईटी कंपनीज स्टैब्लिश हो रही हैं वो मोर और लेस एसईजीज में ज्यादातर हुई हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर रही हैं सर्विसेज को। जैसे बीपीओ सेक्टर डेवलप हुआ, आईटीईएस उसे कहते हैं, तो वो सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहा है। These are required to achieve positive net foreign exchange earning over a specific period। तो ये उन कंपनीज के लिए बात हो रही है, उन यूनिट्स के लिए बात हो रही है जो एसईजी में ऑपरेट हो रही हैं। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है एसईजीज का? दे प्ले अ क्रिटिकल रोल इन बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स बाय क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर लार्ज स्केल एफिशिएंट एंड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्शन। सबसे पहले तो यही है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट सेक्टर को बूस्ट करना है। कैसे बूस्ट करेगा? वहां पे एक लार्ज स्केल एफिशिएंट और ग्लोबल मतलब ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्शन को बढ़ाना है। आपको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाएगा कि आप अपने गुड्स का, सर्विसेज का प्रोडक्शन वहां बढ़ा पाओगे। आप कैसे बढ़ा पाओगे? आपके प्रोसेस सिंप्लीफाई करके। जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम हो गया। आपको जो इनपुट कॉस्ट पड़ रही थी ड्यूटीज पर, अगर आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट या गुड्स इंपोर्ट कर रहे थे, आपको उसमें बेनिफिट मिल गया। दे कॉन्ट्रीब्यूट टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि जब एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, बिजनेस बढ़ा रहे हैं, तो ज्यादा लोगों की भी नीड पड़ेगी। जैसे हमने पहले भी समझा था, लेबर चाहिए होगी, लेबर के लिए सुपरवाइजर चाहिए होगा, उनके लिए मैनेजर्स चाहिए होंगे। तो दे कॉन्ट्रीब्यूट टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जैसे बहुत सारी आईटी कंपनीज बाहर से जब इंडिया में आई तो टेक्नोलॉजी लेकर आई। रीजनल डेवलपमेंट, मान लीजिए कोई भी एक सिटी है, ठीक है, हम लोग नोएडा का एग्जांपल लेते हैं। नोएडा में इन कंपनीज आई। नोएडा में वैसे मैकेनिकल इंडस्ट्रीज भी हैं और आईटी इंडस्ट्रीज भी हैं, और उसके अलावा बीपीओ सेक्टर भी है। ठीक है, अब जब ये कंपनीज आई तो इसमें क्या हुआ? सबसे पहली चीज, कंपनी आई तो उनके लिए जॉब्स आई। साल 2002, 3, 4, 5 के टाइम में अचानक से बूम आया था आईटी और आईटीईएस सेक्टर का। इट इज आईटीईएस, ठीक है। आईटी और आईटीईएस सेक्टर का बहुत बड़ा बूम आया था साल 2003, 4, 5 के टाइम पर, ग्लोबल रिसेशन से पहले। ठीक है, अब लोग जॉब करने जा रहे हैं। जब लोग जॉब करने जा रहे हैं तो जाएंगे कैसे? अब बिल्कुल हर कोई तो उस टाइम पर कार और स्कूटर और बाइक नहीं लेता था, तो ट्रांसपोर्टेशन के बेनिफिट्स बढ़े। लोगों को कैब सर्विसेज मिली, तो जो कैब ऑपरेटर्स हैं, ड्राइवर्स को जॉब मिली। जो ठेकेदार थे कैब प्रोवाइड करने वाले, उन्होंने ज्यादा गाड़ियां खरीदी। जब गाड़ियां खरीदी तो उससे इंटर्न क्या हुआ? आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रो हुआ। नॉर्मल लोगों के लिए वहां पे ऑटोज चले, रिक्शा चले, तो वो वाला पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर का वो पर्टिकुलर सेक्शन डेवलप होना शुरू हुआ कि मार्केट में ऑटो बिके। जब ऑटो इतने बिक रहे हैं तो फ्यूल कंजम्पशन बढ़ रहा है। फ्यूल कंजम्पशन बढ़ रहा है तो आपका पेट्रोकेमिकल सेक्टर डेवलप हो रहा है। रिफाइनरीज को बेनिफिट हो रहा है, वहां पे वो ग्रो कर रही हैं। फिर जब इतना सब चल रहा है तो वहां पे कैंटीन्स बननी शुरू हुई। नॉर्मल जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, पराठे वाले, चाट पकौड़े वाले, समोसे वाले, उन लोगों का काम ग्रो होना शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुआ? अब लोगों को वहां पर रहने के लिए घर भी चाहिए, तो वहाँ रियल इस्टेट का जो रेजिडेंशियल पार्ट है वो डेवलप होना शुरू हुआ। तो उससे मजदूरों को नौकरियां मिली। जो सीमेंट सेक्टर है वो ग्रो हुआ। रेत वाले, बदरपुर वाले, रोडी वाले, उन लोगों के पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पहुंची। तो एक सेक्टर में या एक हमने सिटी डेवलप करी जहां पे हम लोग सिर्फ कुछ इंडस्ट्रीज लेकर आए, उसने उस सिटी की इकोनॉमी को चेंज कर दिया। और वो इकोनॉमी जिस स्टेट की थी उस स्टेट की ओवरऑल इकोनॉमी को चेंज कर दिया। तो ये हुआ रीजनल डेवलपमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एसईजीज का, स्पेशली इन एरियाज वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन इज लिमिटेड। अब जैसे यूपी में पहले आपके पास इंडस्ट्रीज बहुत कम थी। गाजियाबाद में कुछ इंडस्ट्रीज थी, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड था, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड था, थोड़ा आयरन स्टील की इंडस्ट्री है। कानपुर में लेदर इंडस्ट्री है जो फेमस है। मुरादाबाद में मैंने आपको ब्रास वेयर बताया था। आगरा का शूज इंडस्ट्री आगरा की। बट इसके अलावा बड़ी कंपनीज नहीं थी। अब क्या हुआ? यहाँ पे बड़ी कंपनीज आनी शुरू हुई। ये जो मैंने आपको यूपी के पुरानी सिटीज के नाम बताया, उसके अलावा नोएडा डेवलप हुआ। अब जो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी, उनका प्लान है कि जैसे नेशनल कैपिटल रीजन होता है, वो लखनऊ जो स्टेट कैपिटल है यूपी की, उसके आसपास स्टेट कैपिटल रीजन बनाएंगे। वहां पे हरियाणा, पंजाब की तरफ चंडीगढ़ के साथ में ट्विन सिटी मोहाली डेवलप हुआ। और जब ये चीजें डेवलप हो रही हैं तो यहाँ पे कॉलेजेस भी बनते हैं। जब कॉलेजेस बनते हैं तो एकेडमिक सेक्टर ग्रो हो रहा है, वहां पे टीचर्स आ रहे हैं, उनकी जॉब्स मिल रही है, लोग रह रहे हैं तो स्कूल्स खुल रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट इकोनॉमी का जरूरी हो जाता है। तो एसईजी इस तरह से सिटी बाय सिटी डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब कोई सिटी कितने साल तक उसे एसईजी का दर्जा दिया जाएगा, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। फिर है इंपोर्ट पॉलिसी क्लासिफिकेशन। इंपोर्ट पॉलिसी क्लासिफिकेशन क्या बोलता है? इसमें फ्रेमवर्क ऑफ इंपोर्ट क्लासिफिकेशन क्या है?
तो एग्जिम पॉलिसी जो होती है कंट्री की या इकोनॉमी की, इट क्लासिफाई इंपोर्ट्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ रेगुलेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा, जो हमारा लिबरलाइजेशन है उसका, जो ट्रेड लिबरलाइजेशन है और जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट है उसका प्रोटेक्शन बना रहेगा। दोनों के बीच में आपको ट्रेड ऑफ करके रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एफडीआई की सेक्टर वाइज लिमिट लगा दी। रिसेंटली हुआ कि इंश्योरेंस में एफडीआई की लिमिट 100% कर दी, उससे पहले 74% पे लिमिटेड थी। तो हर जगह तो अभी 100% नहीं है, आपने कुछ जगह कुछ कुछ लिमिट किया हुआ है। द क्लासिफिकेशन इज एसेंशियल फॉर मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज, सेफगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड ensuring compliance with environmental and health standards। ठीक है, अब इंपोर्ट की कैटेगरीज क्या है? फ्री कैटेगरीज, रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज, प्रोहिबिटेड कैटेगरीज। जो फ्री कैटेगरीज होती हैं, इसमें जो भी हम सामान इंपोर्ट कर रहे हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन और लाइसेंस रिक्वायरमेंट, है ना, बस जो जनरल लॉज एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली हमें उन्हें इंपोर्ट करना होता है। दिस कैटेगरी typically includes essential raw material, capital goods, intermediate inputs required for production। रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी के अंदर क्या होता है कि इनके लिए इंपोर्ट लाइसेंस चाहिए होता है एंड प्रायर अप्रूवल फ्रॉम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। क्यों? क्योंकि ये जो गुड्स है ये आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे इनका इंप्लीकेशन होता है, पब्लिक हेल्थ पर, एनवायरमेंटल सेफ्टी या नेशनल सिक्योरिटी की बात यहाँ पर आ सकती है। द लाइसेंसिंग मैकेनिज्म ensures that the imports are controlled and monitored in a systematic manner। तो लाइसेंसिंग कंडीशन इसलिए नहीं है कि आप रोक दो उन्हें बनाने के लिए, ये सिर्फ इसलिए है कि कोई भी प्रोडक्ट कितना आ रहा है उसको एक तरह से वॉच करना, उसको ओवरसी करना, उसको मॉनिटरिंग की जा रही है कि सिस्टमेटिक मैनर में मॉनिटर कर रहे हैं कि उसकी कंट्रोल, उसका हमें जब भी लगेगा कि इसका इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है उसे रोका जा सकता है। प्रोहिबिटेड कैटेगरी, goods placed on the prohibited category are not allowed to be imported under any circumstances, usually due to reasons such as health hazards, environmental concerns, moral considerations और national security risk। ये हमारे प्रोहिबिटेड कैटेगरीज के हो गए। अब इंपोर्ट क्लासिफिकेशन का रैशनलाइजेशन क्या है, क्यों ये हमने इंपोर्ट क्लासिफिकेशन किया है? The classification system ensures that while trade is liberalized to promote economic growth, necessary safeguards are in place to protect domestic industries from unfair competition and prevent adverse impact on society and the environment। इसके अलावा it also helps in prioritizing imports that are essential for development while discouraging or restricting imports that may be harmful or non-essential। तो क्योंकि हमें अपना इंपोर्ट ऐसा नहीं कि इंपोर्ट फ्रीली कर देंगे, हमें अपनी फॉरेन रिजर्व्स को भी तो देख के रखना है। तो हम उन सेक्टर पे या फिर हम उन प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे इंपोर्ट करने के लिए जो हमारी कंट्री को फर्दर डेवलप कर रहे हैं, या जो फालतू का इंपोर्ट है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं या कंट्रोल या रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। पॉलिसी सिग्निफिकेंस क्या है? इंपोर्ट क्लासिफिकेशन इज क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू गवर्नमेंट सेलेक्टिव कंट्रोल रखती है इंपोर्ट्स पे, जो हम बार बार देख रहे हैं, विदाउट रेस्टोर्टिंग टू ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शन। ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शन मतलब कि एक बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन ना लगा के या फिर एक बहुत बड़े पर्टिकुलर सेगमेंट पे रेस्ट्रिक्शन ना लगा के पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे लगा दिया। इट रिफ्लेक्ट्स अ बैलेंस्ड अप्रोच दैट कंबाइंस ओपननेस विद रेगुलेशन, thereby supporting both economic efficiency and national interest। अब इंटरनेशनल ट्रेड में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है रोल ऑफ एक्सचेंज रेट। जो एक्सचेंज रेट है हमारी कंट्री की करेंसी का, इसको आप लोगों ने ऑलरेडी समझा होगा। हम लोगों ने जब फॉरेन एक्सचेंज वाला टॉपिक पढ़ा था फाइनेंस में, फाइनेंस के वीडियोस में फॉरेन एक्सचेंज का एक टॉपिक है पूरा, वहां पे हम लोगों ने इसको काफी अच्छे से समझा होगा, तो यहाँ बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना है जितना हमें यहाँ पे ऊपर ऊपर से जानने की जरूरत है। जो कॉन्सेप्ट रेट है हमारा, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट क्या होता है? The exchange rate refers to the price of one country's currency in terms of another currency। जैसे रुपये और डॉलर का चल रहा है। It plays a crucial role in determining the competitiveness of a country's export import in the global market। इंडिया के लिए बात करें तो इंडिया का जो एक्सचेंज रेट है इसे मैनेज फ्लोट सिस्टम के अंदर डिटरमाइन किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट फोर्सेज है डिमांड एंड सप्लाई की, वो आरबीआई के साथ साथ जो मार्केट फोर्सेज है वो भी साथ साथ इंटरवेंशन करती है। तो आरबीआई क्या बोलता है? आरबीआई बोलता है कि फ्लोटिंग सिस्टम में चल रहा है, मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई अपने आप हमारी करेंसी का एक्सचेंज रेट तय करती रहेंगी, बट जहां पर भी आरबीआई को जरूरत लगेगा आरबीआई वहां पे इंटरफेयर करेगा। आरबीआई बीच में इंटरवेंशन करता है, आरबीआई उसे कंट्रोल करता है। जब आरबीआई को लगता है कि हालात बिगड़ रहे हैं तो चलो ठीक है, आओ इसको कंट्रोल करें, तो यहाँ पे आरबीआई सर चौधरी बनने आए हैं। इम्पैक्ट ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है ना, दो चीजें होती हैं, करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन होता है कि करेंसी का रेट बढ़ रहा है, डेप्रिसिएशन होता है कि करेंसी का रेट कम हो रहा है। तो करेंसी अगर डेप्रिशिएट होती है तो क्या होगा? करेंसी डेप्रिसिएशन रेफर टू द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी।
जैसे आजकल हम लोग बोल रहे हैं कि रुपया गिर रहा है या डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। डॉलर स्ट्रांग हो रहा है का मतलब है रुपया गिर रहा है। रुपया गिर रहा है का मतलब है कि हमारी करेंसी, इंडिया की करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है विद रेस्पेक्ट टू द डॉलर। तो यहाँ पे करेंसी डेप्रिशिएट होती है विद रेस्पेक्ट टू द फॉरेन करेंसीज, विच मेक्स एक्सपोर्ट चीपर। अच्छा है, अब इसका कैसे, मान लेते हैं कि एक किसी टाइम पे डॉलर का रेट है 90 रुपए, है ना, ₹90 इक्वल्स टू $1। अब आपको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपको एक्सपोर्ट की कॉस्ट पड़ रही है $100, ठीक है। जब हम इंडिया से भेज रहे हैं तो इसके हिसाब से हमारे लिए वैल्यू हो गई 9,000 रुपए, ठीक। अब आगे इसमें समझो, अगर हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है, ठीक है, हमारी करेंसी की वैल्यू मान लो यहाँ से बहुत ज्यादा गिर गई, ये वैल्यू हो गई 100 रुपीज इज इक्वल टू $1, ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे समझने के लिए। अब जो हमारा 9,000 रुपए का एक्सपोर्ट था, पहले किसी को $100 देने पड़े, तो अब तो वो $90 रहेगा, मतलब हमारे एक्सपोर्ट चीपर हो जाएंगे, सस्ते पड़ेंगे, तो वो कंपटीशन ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा उनका बाहर। हमारे जो एक्सपोर्ट्स होंगे वो दूसरी कंट्रीज के, जैसे मान लीजिए यूएस में हम भेज रहे हैं, यूएस में हमने भी कपड़ा भेजा, पाकिस्तान ने भी मान लो भेज दिया, ग्रीस ने भी भेज दिया, बांग्लादेश ने भी भेज दिया। हमारा कपड़ा अगर सस्ता पड़ेगा तो यूएस हमारा कपड़ा लेगा। बट इसी टाइम पर क्या है, अगर $100 की कोई वैल्यू आपको इंपोर्ट करनी पड़ रही है, हमारे कोई इंपोर्ट सेक्टर में किसी कंपनी को $100 का सामान मंगवाना है, तो जब $90 डॉलर था तो उसको उसके लिए 9,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे। अब जब डॉलर $100 के बराबर हो गया तो अब उसे 10,000 रुपए करने पड़ रहे हैं। तो एक्सपोर्ट तो हमें सस्ता हो गया, बट एट द सेम टाइम हमारा इंपोर्ट महंगा हो गया। जब इंपोर्ट महंगा होगा तो इंपोर्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो क्रूड ऑयल है, हमारा पेट्रोलियम है, वो महंगा हो जाएगा। उससे बाकी सारी चीजें महंगी होने लग जाएंगी, क्योंकि हमारे लिए हर चीज का जो इनपुट कॉस्ट है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। At the same time, depreciation makes imports more expensive, which can discourage import consumption and help reduce trade deficit. Also, although it may lead to imported inflation. तो ये imported inflation होता है, imported inflation जो हमारे जो goods and services हम import कर रहे हैं उसमें inflation हो रहा है, especially in commodities like crude oil. The overall effect of depreciation depends on the price elasticity of the export and import, meaning जो responsiveness है to demand, है ना, responsiveness of demand to price changes, ये ट्रेड आउटकम पे डिपेंड करता है। करेंसी एप्रिसिएशन से क्या होगा, करेंसी एप्रिसिएशन इसका जस्ट उल्टा होगा, वो चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको। ये आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा करेंसी एप्रिसिएशन के केस में क्या होगा। हमारे इंपोर्ट सस्ते हो जाएंगे बट एक्सपोर्ट महंगे हो जाएंगे। तो ये जो इंपोर्ट सस्ता एक्सपोर्ट महंगा, या फिर एक्सपोर्ट सस्ता इंपोर्ट महंगा, इसके बीच में एक ट्रेड ऑफ करता है आरबीआई टाइम टू टाइम इंटरवेंशन करके। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड ट्रेड, स्टेबिलिटी जरूरी होती है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, क्यों, क्योंकि अगर एक्सेसिव वॉलेटिलिटी होगी तो एक्सपोर्टर्स के लिए, इंपोर्टर्स के लिए बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी हो जाएगी, उन्हें समझ नहीं आएगा कि उनका प्रोडक्ट कितने का उन्हें पड़ रहा है। तो ये प्राइसिंग के डिसीजंस को भी अफेक्ट करेगा, प्रॉफिट मार्जिन को भी और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को भी। तो इस चीज के लिए सेंट्रल बैंक इंटरवेंट करता है या फिर आरबीआई इंटरवेंशन करेगा, सच एज कैसे करता है, हमने आरबीआई के वीडियो में समझा है इस चीज को। आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बाय या फिर सेल करेगा, ठीक है। ओवरऑल सिग्निफिकेंस जो है एक्सचेंज रेट का, ये क्रिटिकल ट्रांसमिशन मैकेनिज्म होता है बिटवीन डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इकोनॉमीज, जो कि ट्रेड बैलेंसेस को, इन्फ्लेशन को, कैपिटल फ्लोस को, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट करता है। इफेक्टिव मैनेजमेंट जरूरी होता है एक्सचेंज रेट का, देयरफॉर फॉर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी और सस्टेनेबल ट्रेड ग्रोथ। सस्टेनेबल ट्रेड ग्रोथ से मतलब है कि आज मान लीजिए दो कंपनीज ने, एक इंडिया की कंपनी है, एक यूएस की कंपनी है, उन्होंने टाई अप करा कि कोई भी सामान $100 का खरीदेंगे अगले 1 साल तक। अब इंडिया के उसने 1 साल तक माना कि ठीक है, एक ट्रेंड चला आ रहा है कि डॉलर 90 से लेके $95 तक हो जाएगा, तो उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा 101 पे या 102 पे, बट डॉलर हो गया $100। अब तो उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना ही कम हो जाएगा, वो लेबर की कॉस्ट भी शायद ना निकाल पाए। तो अगर इतना ज्यादा वोलेटाइल होता है मार्केट में तो उसके अंदर दिक्कत होने लगती है, फिर जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं या इंपोर्टर्स हैं उन्हें प्रॉब्लमेटिक हो जाता है वो। इसलिए प्रॉब्लमेटिक ना रहे, स्टेबल रहना चाहिए। स्टेबिलिटी कैसे रहेगी, उस चीज को इंश्योर करना आरबीआई का काम है। चैलेंजेस क्या क्या है, कुछ स्ट्रक्चरल और डोमेस्टिक चैलेंजेस होते हैं, जैसे हाई लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होती है ना, कंप्लायंस बर्डन बहुत ज्यादा होते हैं, इसके साथ कंप्लायंस बर्डन्स होते हैं, प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, या लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स होते हैं। ये वो चैलेंजेस हैं जो एग्जिम पॉलिसी बनाते टाइम आते हैं या उसको इम्प्लीमेंट करते टाइम आते हैं। एक्सटर्नल और ग्लोबल चैलेंजेस होते हैं,
जैसे ग्लोबल डिमांड में फ्लक्चुएशन हो जाता है बहुत ज़्यादा, ना कई बार ट्रेड बैरियर्स होते हैं, ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं, फिर कई बार डब्ल्यूटीओ के कंस्ट्रेंट्स हो जाते हैं। कई बार सेक्टर स्पेसिफिक चैलेंजेस होते हैं, जो ग्लोबल लेवल मान लीजिए टेक्सटाइल से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस हैं, आईटी से रिलेटेड कुछ और चैलेंजेस हैं, और इसके अलावा पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस भी होते हैं। इसके लिए एक चैलेंजेस इन इंडिया का हम लोग बात करेंगे, इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की डिस्क्रिप्टिव आंसर में इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। मैंने क्वेश्चन इसको ऑलरेडी अपने पास नोट किया हुआ है अपने क्वेश्चंस के लिए। एग्जाम से कुछ टाइम पहले जब हम डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करेंगे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे, क्योंकि ये यहाँ पर करंट अफेयर से रिलेटेड आएगा, जहाँ पे हम इंडिया के एक्सपोर्ट का डेटा, इंडिया के इंपोर्ट का डेटा डालेंगे। तो यहाँ पे जो डेटाबेस चीज़ें हैं वो हमारे करंट अफेयर्स के थ्रू आती हैं, या कई बार गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू आती हैं, उसको हम लोग एग्जाम टाइम पर देखेंगे। रीसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है हमारा, रीसेंट ट्रेंड्स एंड पॉलिसी फोकस एरियाज। ये शिफ्ट हो गया है, अब आत्मनिर्भर भारत की तरफ हुआ है। सबसे बड़ा शिफ्ट तो यही है हमारा, आत्मनिर्भर भारत का, प्रधानमंत्री जी ने दिया है। आत्मनिर्भर भारत के अंदर क्या है कि हमें अपने इंपोर्ट पे डिपेंडेंट कम करके, जो हमारी डिपेंडेंस है इंपोर्ट पे उसे कम करके उनका इंडिया में ही प्रोडक्शन करने की कोशिश करनी है। दूसरा क्या है, इंटीग्रेशन विद प्रोडक्शन, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजीज पे हम लोग काम करते हैं, पीएलआई इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। इसके अंदर क्या होता है, कुछ सेक्टर्स के लिए हम लोग मतलब कुछ सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, फार्मास्यूटिकल्स के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो, तो गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है या फिर गवर्नमेंट ड्यूटीज में बेनिफिट देती है, रेमिटेंस के बेनिफिट देती है। फोकस ऑन डिजिटल ट्रेड एंड ई कॉमर्स, अब हमारा फोकस डिजिटल ट्रेड पे भी बहुत ज़्यादा हो गया, ई कॉमर्स पे भी हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट्स एंड प्रोडक्ट, स्ट्रेंथनिंग ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स। अब ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स, अब आप रिसेंटली देखिए जो रिसेंट बजट में कितना कुछ बोला गया है ट्रेड इंफ्रा और लॉजिस्टिक्स को बढ़ाने के लिए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बजट वाला वीडियो देखिएगा, इसका तो पूरा आंसर बजट की हेल्प से आप लोग लिख सकते हैं। रेजिलियंस एंड सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, तो ये बेसिक थ्योरेटिकल था, इसके अंदर मैंने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा, जहाँ पे जहाँ समझने का था वहाँ मैंने समझाने की पूरी कोशिश की थी। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए आप लोग बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, सो दैट वीडियो जब भी आएंगे आप लोगों को पता चलता जाएगा। ये मेरे अलग अलग टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक्स हैं, जहाँ पे हम इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन के लिए, आईबीपीएस के बाकी एग्जाम्स के लिए, जैसे आरबीआई असिस्टेंट या एसबीआई के एग्जाम्स आएंगे, और यहाँ पे हम लोग आरबीआई ग्रेड बी के लिए ही मेन अपने डिस्कशंस रखते हैं। आप लोग यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।